हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछला वीडियो में एक पुष्प का आरेखीय चित्र बनाए थे। आवृतबीजी का एक पेड़ पौधा जो होता है उसका एक खूबसूरत पौधा का जो फूल होता है फूल का फोटो देखे थे और सबका नाम देखेंगे, किस पार्ट का क्या नाम था सब देख लिए थे। आज का टॉपिक मेनली क्या रहेगा कि उस पुष्प का जो नर भाग होगा यानी कि जो पुंकेसर होगा उसको पढ़ेंगे, पुंकेसर को पढ़ेंगे और पुंकेसर को भी टीएस काट के देखेंगे क्या क्या उसमें दिखाई देता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई को मिलता है। फिर देखेंगे लघु बीजाणुधानी को, किसको, लघु बीजाणुधानी को। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा परागकण का, क्या, परागकण का। तो ये सब निषेचन पूर्व घटना ही है, ठीक है, और निषेचन पूर्व संरचना ही है, तो ये उसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर, ये देखो कल फोटो ये हो गया था, ये पूरा किसका फोटो है, नरजनन अंग का है यानी कि पुंकेसर का है। पुंकेसर का ये वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं परागकोश यानी कि एंथर, इसको क्या कहते हैं, एंथर, और इसको फिलामेंट, ये तो कल भी बताए थे। और जब दोनों को मिला कर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अस्टामिन। दोनों को मिला कर एक साथ क्या बोला जाता है, अस्टामिन। यही तो है, किसका स्ट्रक्चर है ये, पुंकेसर का यानी कि एंड्रोसियम का, किसका, एंड्रोसियम का। ठीक, फिर एंड्रोसियम की कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। अलग अलग पेड़ पौधों में, अलग अलग पेड़ पौधों में या विभिन्न जातियों के पौधों में इसका संख्या या इसका आकार बोल सकते हो, ठीक है, इसकी संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होगा। अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधा रहेगा तो अलग अलग इसका लंबाई होगा, अलग अलग इसकी संख्या होगी। हो सकता है कोई पेड़ पौधा में एक परागकोश हो, कोई में 2 हो, कोई में 10 हो, कोई में 20 हो, ठीक है, तो वो जाति पर डिपेंड करता है कि कौन सी जाति का पौधा है। फिर बात करते हैं, ये जो होता है परागकण, ये दिख रहा होगा 2 लोब का, कितने लोब का, 2 लोब का। देखो एक लोब ये, एक लोब ये, एक पीछे है इसका लोब, जस्ट इसका पीछे है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये 2 लोब का होता है। परागकण कैसा होता है, द्विपालित होता है, और प्रत्येक पाली में, ये हो गया एक पाली और इसके पीछे जस्ट हो गया ये दूसरा पाली, तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, क्या, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ। तो परागकोश में, परागकण में कितने पाली होते हैं, 2, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, तो 2 पाली में 2 दूनी 4 कोष्ठ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यह द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, यानी कि एक परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। यह एक 4 दिशीय यानी कि चतुष्कोणीय संरचना है। इसका चतुष्कोणीय संरचना, तो जब इसको काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, यानी कि चतुष्कोणीय, 1 2 3 4 कोना दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको चतुष्कोणीय। फिर क्या है, जिसमें चारों कोनों पर क्या होगा, लघु बीजाणुधानी होगा, उसके चारों कोनों पर क्या होगा, लघु बीजाणुधानी होगा। ठीक, फिर ये बात करते हैं कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है, लघु बीजाणुधानी क्या होता है। तो देखो लघु बीजाणुधानी क्या होता है, जब लघु बीजाणुधानी विकसित होता है तो ये किस में बदल जाता है, परागपुटी में, यानी कि पोलन सेक्स में बदल जाता है। ये क्या होता है, 4 भित्ति से आवृत से ढका होता है, 4 भित्ति 4 आवरण से। यहाँ देखो चारों का नाम है, बाहरी परत होगा एपिडर्मिस, फिर होगा एंडोथेसियम, उसके बाद होगा मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर होगा टेपिटम। तो ये जो टेपिटम है ये सबसे आंतरिक संरचना है। तो ये तीनों संरचना जो है इसका काम होता है इसको फूटने में मदद करता है, मतलब ये जो बाहरी आवरण है इसको फूटने में मदद करता है, परागकण को बाहर निकालने में मदद करता है। और ये जो टेपिटम है सबसे आंतरिक लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है, ये इसमें जो परागकण पल रहा होता है उसको भोजन प्रदान करता है उसको न्यूट्रिशन यानी कि भोजन या पोषण प्रदान करता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यह 4 भित्ति से ढका होता है, कौन कौन, ये चारों बोल देना है। ठीक, उसके बाद बाहर की ओर 3 परत सुरक्षा प्रदान करता है। अभी बताए थे कि बाहर का ये जो तीनों परत होगा, अंदर में जो परागकण होगा उसको सुरक्षा प्रदान करेगा और परागकोश के स्फुटन यानी कि फटने में मदद करेगा। ये परागकोश फटेगा तभी तो परागकण निकलेगा, परागकोश के फटने में मदद कर देगा। और इसका आंतरिक संरचना क्या कहलाया जाएगा, टेपिटम कहला जाएगा। ये क्या काम करेगा, ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। अब ये विकासशील परागण क्या हुआ,
जो उसमें विकसित हो रहा है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो इसी को बोल देते हैं विकासशील परागकण। तो उसको भोजन प्रदान चाहिए, तो उसको खाना पीना चाहिए, तो तभी तो वो विकसित करेगा। तो उसको खाना प्रोवाइड कौन कराता है? तो ये टेपिडम कराता है। ओके, फिर देखते हैं कि इसका टीएस कार्ड, परागकोश का टीएस कार्ड, कल बताए थे कि इसको किसी चीज़ को ऐसे काटा जाता है तो उसको टीएस कार्ड बोलते हैं, और किसी चीज़ को ऐसे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल काटा जाता है तो एलएस बोलते हैं, और इसको टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं। तो इसका टीएस काट करने वाले हैं हम लोग ऐसे। तो क्या ये गोल लग रहा है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या इसे गोल दिखाई देगा? तो ये देखो, इसका स्ट्रक्चर काटने पर, टीएस काटने पर ऐसा दिखाई देता है। ठीक, तो फिर इसमें जो बाहरी परत हो जाएगा एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर और उसके बाद टेपिडम, यही है। और ये जो चार कोना होता है चतुष्फलकीय होता है, पहले भी बताया। और इसको एक कोना को बड़ा करके देखें, क्या इसको जूम करके देखें, मान लो ये वाले पोर्शन को हम जूम करके देखें तो कैसे दिखाई देता है, इसके अंदर कौन कौन से सेल दिखाई देते हैं, कौन कौन से लेयर कैसे बने होते हैं, किस सेल के बने होते हैं। इधर देखो, ये हो गया सबसे बाहरी, सबसे बाहरी बोले तो एपिडर्मिस, यहाँ चिन्ह देके लिखा भी है एपिडर्मिस। उसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंडोथेसियम, ये जो हम रंग दिया ये हो गया एंडोथेसियम। उसके अंदर हो जाएगा मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर हो जाएगा टेपिडम, और टेपिडम के अंदर जो बनता है वही बनता है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणुधानी के अंदर। फिर एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक कि लघु बीजाणु जनन क्या है। लघु बीजाणु जनन क्या है? तो लघु बीजाणु जनन क्या है? ये जो बीजाणु जन होता है, बीजाणु इसमें जो निर्माण होता है, छोटा छोटा ये बीजाणु जो बनता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये चार जगह बनेगा, चतुष्फलकीय है तो चारों जगह ऐसा कहाँ नहीं होगा। तो वही चीज़ लिखा है, बीजाणु उत्तकों की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है, मतलब एगो नहीं चार चार बनाता है। माइक्रोस्पोर, क्या माइक्रोस्पोर यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु नहीं सूक्ष्म बीजाणु। बीजाणु जनन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय बनाती है, वही बात होगा। और ये क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन करेगा, उसके बाद परागमात्री कोशिका बना देता है। क्या? एक परागमात्री कोशिका। फिर क्या होता है? परागमात्री कोशिका सेल से फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है और लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया करने लगती है। ठीक है, और यही जो प्रक्रिया इसी को बोल देते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या? लघु बीजाणुधानी। एक परागमात्री कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसी के द्वारा जो लघु बीजाणु बनेगा उससे निर्माण होने की प्रक्रिया जो होगा उसी को लघु बीजाणुधानी कहेंगे। फिर बात आएगा, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होगा, ये जो परागकोश है धीरे धीरे ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, तो जवान होगा, परिपक्व होगा यानी कि मैच्योर होगा। तो पर जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होगा वैसे वैसे तब क्या होगा? लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या होगा? अलग हो जाएगा। लघु बीजाणु जो इसके अंदर निर्माण हुआ है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। विकसित होकर दोनों अलग हो गया, और ये किस में विकसित हो जाते हैं? परागकण के रूप में। ठीक है, और इसमें जो है एक लघु बीजाणुधानी, जो लघु बीजाणुधानी है, एक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु होते हैं और कई हजार परागकण का निर्माण होता है। क्या? कई हजार लघु बीजाणु और कई हजार परागकण का निर्माण होता है। तो मोटा मोटी जान लो कि परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलना है परागकण का निर्माण परागकोश के भीतर होता है, पुंकेसर के परागकोश के भीतर होता है। तो इसमें दो टॉपिक कवर हो चुका है, एक कौन सा कवर हुआ? पुंकेसर, और दूसरा लघु बीजाणु जनन। तीसरा है क्या? तीसरा आ जाएगा परागकण। ये जो परागकण का निर्माण हुआ है ये तीसरा टॉपिक रहेगा। तो अभी बात करते हैं उसी पर। अभी बोल रहे थे कि एक टॉपिक है परागकण, परागकण का टॉपिक बच गया है, और दो टॉपिक तो ख़त्म हो गया है। एक परागकण का टॉपिक है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हेडिंग लगा दिया है परागकण। परागकण कैसे बनता है अभी भी बताए थे, पूरा बना के बताए थे कैसे बनता है, कि इसमें लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणु जनन द्वारा कैसे बनता है पूरा बता दिए थे। और बहुत सारा बनता है, एक दो नहीं कई हजार बनता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं परागकण। इसमें पहला पॉइंट बोले थे कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है तो क्या बोलना है। हम बताए थे कि परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर होता है। कहाँ? परागकोश के अंदर। तो पराग से नहीं नाम आ रहा है कि परागकण, परागकण उसमें भी पराग आ रहा है, परागकोश इसमें भी पराग आ रहा है। तो परागकोश यानी कि पराग जहाँ रहता है उसका कोश है, ठीक है, उसका घर है। तो परागकोश किसके अंदर आता है? परागकण किसके अंदर आता है? परागकोश के अंदर। बोलेगा परागकण का निर्माण कहाँ होता है या किसके अंदर होता है तो बोलना है परागकोश के अंदर यानी कि एंथर के अंदर। फिर बात करते हैं ये जो परागकण है ये क्या है। ये नर युग्मकोद्भिद है। क्या है? नर युग्मकोद्भिद। जैसे नर युग्मक भी बोल सकते हैं। जैसे नर युग्मक, ह्यूमन का नर युग्मक क्या होगा? स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा। या फीमेल का युग्मक क्या होगा? ओवा होगा यानी कि अंडाणु होगा। उसी तरह से ये जो फूल में पाया जाता है, जो फूल में पाया जाता है नर युग्मक यानी कि एंड्रोसियम के रूप में नर युग्मक क्या होता है? परागकण होता है। इसके बिना जनन संभव नहीं है। ये है तभी जनन संभव हो पाता है, लैंगिक जनन। और क्या होता है? ये जो परागकण होता है इसकी संरचना ऐसी होती है, देख लो, गोलाकार, सामान्यतः गोलाकार होता है, ठीक। और क्या बोल रहा है ये? विभिन्न प्रजातियों के परागकण का विन्यास, आकार, रंग, रूप सब क्या होता है? अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, ठीक। यह सामान्यतः गोलाकार होता है, अभी बोले। इसका व्यास नहीं लिखे, कोई बात नहीं। इसका व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना? परागकण का व्यास, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। परागकण का व्यास कितना होता है तो बोलना है 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक। फिर आगे इसमें दो परत होते हैं। कितने परत? दो परत, एक बाहरी और एक आंतरिक, ठीक। बाहरी को बोल देंगे बाह्यचोल, आंतरिक को बोल देंगे अंतःचोल। इंग्लिश में बोले तो बाहरी को एक्जाइन और अंदर को बोले तो इंटाइन। तो फिर इसका फोटो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा परागकण का फोटो। क्या? परागकण का फोटो। ये देखो बाहरी परत है, दिख भी रहा है। जो परत बाहर में है बाहरी परत, जो परत अंदर में है आंतरिक परत। तो परागकण के बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं यानी कि एक्जाइन कहते हैं, और परागकण के अंदर वाले परत को अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण का जो बाहरी सतह होता है यानी कि जो बाह्यचोल होता है या एक्जाइन होता है वो किसका बना होता है तो वो स्पोरोलेनिन का बना होता है। किसका? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक। और ये जो है बहुत कठोर भाग है। क्या? बहुत ही कठोर परत है, ठीक है। इसीलिए परागकण बहुत कठोर होता है। और इसका आंतरिक परत पूछेगा किससे बना होता है तो बोलना है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। क्या बताया अभी कि परागकण का जो बाहरी सतह होगा यानी कि जो बाह्यचोल होगा वो स्पोरोपोलेनिन का बना होगा, और जो आंतरिक सतह होगा यानी कि अंतःचोल वो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर दो केंद्रक होता है। क्या? दो केंद्रक होता है, ये दो कोशिका होता है। तो एक बड़ा कोशिका, एक छोटा कोशिका। तो बड़ा कोशिका जो होता है उसको बोल देते हैं कायिक कोशिका, और जो छोटा होता है इसको बोल देते हैं जनक कोशिका। और ये जो बोले थे अभी कि परागकण बहुत ही हार्ड पार्ट होता है, दुनिया का सबसे अधिकतम हार्ड पार्ट इसी को बोला जाता है। इसको कैसे माने कि अधिकतम हार्ड पार्ट इसी को बोला जाता है? तो देखो, ये उच्च ताप भी दे दो तो ये उसके सामने नहीं टिकने वाला है, मतलब कि टिके रह जाता है, यानी कि गल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे कितनों हार्ड से हार्ड अम्ल दे दो या क्षार दे दो, ये इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। या और बोल सकता है कि अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं खोजा गया है, या अभी तक कोई एक ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो कि परागकण को डिस्ट्रॉय कर दे यानी कि तोड़ दे या छोटा रूप में बदल दे, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। तो ये दुनिया का सबसे हार्ड पार्ट या कठोर पार्ट कहलाता है। कौन? परागकण। फिर बात करते हैं परागकण को कहाँ रखा जाता है? पराग बैंक में। जिस तरह से हम लोग पैसा जमा कहाँ करते हैं? बैंक में। ब्लड को भी रखा जाता है ब्लड बैंक में। तो परागकण का बैंक में रखा जाएगा परागकण को।
परागकण को पराग बैंक में पूछेगा कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, तो बोलना है -196 सेंटीग्रेड। कितना? -196 डिग्री। ठीक है। फिर परागकण का प्रभाव देख लेते हैं, इससे क्या होता है। ये जो परागकण है इसको अगर जो फीलिंग करना है तो कैसे करेगा, परागकोश यानी कि उड़हुल देखेगा ना, एबिस्कस उसको बोलते हैं, एबिस्कस प्लांट, उड़हुल के फूल, ये सरसों के खेत में जाएगा तो हाथ को इस तरह से करेगा उसके परागकोश में, तो हाथ में पाउडर जैसी आकृति हाथ में चिपक जाएगा, उंगली में लग जाएगा। वो जो पीला पीला पाउडर जैसा आकृति है वही परागकण है। क्या? वही परागकण है। तो परागकण का प्रभाव क्या होता है, इससे एलर्जी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जो कि आगे चलकर बहुत ही गंभीर रोग बनता है, जिसको दम्मा बोलते हैं या श्वसनी शोथ बोलते हैं। ठीक है, उसमें विकसित हो जाता है। फिर देखते हैं इसका उपयोग क्या है, परागकण का उपयोग क्या है। इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है मार्केट में। देखो, यह पहले नंबर तो यह पोषणों से भरपूर है। क्या? यह पोषणों से भरपूर है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषण पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इसका क्या होगा, सिरप या तो टेबलेट बना दिया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये बहुत पोषण वाला चीज़ है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए इसका सिरप या गोलू बनाया जाता है एनर्जी लेने के लिए। तो किसको देगा एनर्जी? या बहुत ही खिलाड़ियों को। किसको? खिलाड़ियों को। जो खिलाड़ी बहुत ही मेहनत करता है और धावकों यानी कि अश्व को, घोड़ा को ये टेबलेट दिया जाता है, और ऐसा गोली मार्केट में उपलब्ध भी है। ठीक है। तो ये हो गया पूरा परागकण का कहानी ख़त्म। फिर से बता देते हैं परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश के अंदर होता है। परागकण नर युग्मों को उद्भिद कहलाता है। ठीक है। इसका 2 परत होता है, एक बाहरी परत, एक आंतरिक परत। बाहरी परत को बाइचोल यानी कि एग्जाइन और आंतरिक परत को इंटाइन कहते हैं। बाहरी परत स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और आंतरिक परत सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं इसका माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर है। इसको पराग बैंक में कितना डिग्री पर रखा जाएगा, -196 डिग्री पर। ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है। और ये क्या है, जनन छिद्र, इसको बताना भूल गए। जनन छिद्र क्या है? एक बाहरी परत जो होता है एक जगह छूटा होता है, उसको जनन छिद्र कहते हैं। तो क्या यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन उपस्थित होगा? नहीं। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन उपस्थित नहीं होगा उसी छिद्र को जनन छिद्र बोलेंगे। ठीक। तो ये पूरा परागकण फिनिश। फिर आगे का टॉपिक अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से मज़े से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।